ओके, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। सो आज 1 घंटे का डाउट डिस्कशन सेशन करते हैं। जिसके जो भी डाउट्स हैं वो चैट में मुझे बता दे, तो उनको हम अच्छे से लेकर डिस्कस कर ले। और अगर किसी को कोई इमेज वगैरह भेजना है, कुछ ऐसा है कि सर कुछ इमेज है, फोटो है, उसमें कुछ है डाउट, मतलब जो लेक्चर से रिलेटेड है। अब सभी के एक एक पर्सनल डाउट्स तो नहीं क्लियर होंगे। देखो, तो लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो अगर कुछ है तो आप अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ये ऑफिस का नंबर है, ये नंबर अभी मैंने रखा हुआ है आज अपने पास। इस पे व्हाट्सएप कर देना कुछ इमेज वगैरह अगर हो तो, जिसके थ्रू कुछ पूछना हो अगर आपको है तो। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बता दीजिए मुझे कोई टॉपिक या फिर कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, इतना पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, इससे रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि एक ही डाउट सेशन अरेंज होगा। अब फ्रीक्वेंटली हफ्ते में अपन करते रहेंगे इस तरह से डाउट सेशंस, जिसका जो भी डाउट है सब क्लियर होगा बढ़िया से। चलिए बताइए, आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, नो डाउट्स तो फिर दूसरों के डाउट सुनने आए हो क्या? पता चला किसी का कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। जीआई की शीट से डाउट है, हाँ बताओ। आ, उसमें कहाँ डाउट है? कोई केस में डाउट है तो मैं समझा देता हूँ। एक सेकेंड, शीट लेकर बैठ। एक सेकेंड वेट। सर प्लीज एक बार रिंग फ्लिप फिर से बता दीजिए। अच्छा, रिंग फ्लिप शायद तुम एडवांस आइसोमेरिज्म का पेपर बेटा सैटरडे डिस्कस करेंगे, सैटरडे डिस्कस करेंगे। क्या वीकेंड पर? अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास कर नहीं पाते, क्लासेस वगैरह रहती है, तो अपन सैटरडे करेंगे वीकेंड पे। बच्चे आ जाए, क्योंकि देखो लाइव बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं। अराउंड 150 200 स्टूडेंट्स आर देयर इन द बैच, अराउंड 200, बट ओनली 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग ना। तो हो सकता है कुछ लोगों को डाउट्स ना हो, क्लियर हो चीजें, बट स्टिल तो पेपर डिस्कशन अपन सैटरडे को करते हैं। एडवांस वाला पेपर वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, उसमें थोड़ा लास्ट में करते हैं। देखो बेटा, फ्लिपिंग की जो बात कर रहे हो, तो फ्लिपिंग कैसे होता है, क्यों होता है, वो हमको नहीं सीखना है। उसके लिए फिर टनलिंग वगैरह नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ना होगा, तो वो हमको पढ़ना नहीं है। आप बस ये समझ लो फ्लिपिंग क्या होता है। तो जो अमीन्स हैं, वो गैशियस अमीन्स जब होंगे तो उनमें एक फ्लिपिंग होती है। मतलब कुछ ऐसा समझो, पिरामिड है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इट जस्ट फ्लिप्स। और जब ये फ्लिप होता है तो अभी कुछ ऐसा है और फिर ये कुछ इस तरह से वापस चला जाता है। तो फ्लिप होने का मतलब एक्चुअली में ये है कि ये पिरामिड जो है, ये अपना एक मिरर इमेज बना लेता है, आप अगर सोचें तो।
एकदम इसका मिरर इमेज जैसा बन जाएगा, बिकॉज फ्लिप होने के बाद तो ये ऐसा ही रहेगा. आफ्टर फ्लिपिंग इट विल बी लाइक दिस, एंड यू कैन सी दैट दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. You cannot superimpose them on each other. These are non-superimposable, but we do not call them enantiomers because they cannot be separated. This thing is going on in such a fast pace that these two cannot be isolated. These two cannot be isolated. इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता. जैसे इनैंशियोमर्स को हम आइसोलेट करना भी सिखाएं कि किस तरह से आइसोलेट हो सकता है, बट ये आइसोलेट नहीं हो सकते. देयरफॉर इनको कुछ नाम है, नाम तो इन्वर्टोमर्स भी कहते हैं, इन्वर्टोमर्स कह देते हैं, एंड देन कभी कभी रोटामर्स ऐसा भी नाम से जाना जाता है. रिंग अपनी प्लेन चेंज करने की वजह से इनैंशियोमर बन रहे हैं. नहीं, यहाँ इनैंशियोमर नहीं बन रहे. इनैंशियोमर मतलब ये बोलना चाह रहे हो शायद तुम, इन्वर्टोमर्स जो है, इनैंशियोमर प्योर नहीं है ये, मतलब मिरर इमेज कैसे बन रहे हैं शायद ये पूछना चाह रहे हो. तो हाँ, ऑब्वियसली ये प्लेन चेंज कर लेंगे, मतलब समझ लो इन्वर्ट ही तो हो गया पूरा. ये ऐसा था, अब ये पूरा इन्वर्ट हो गया. तो अगर इसी इमेज को इस तरह से बनाए तो और ठीक से दिखता है. ये कुछ इस तरह से अगर बनेगा तो आप यहाँ पर सोचो ये इन्वर्ट हो गया. इन्वर्ट हो गया मतलब अब लोन पेयर इधर आ गया और ये चीजें इधर चली गई. तो ये बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी से, रफली जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 10⁻13 टाइम्स पर सेकेंड, ये इस तरह से कैलकुलेशंस है. कैलकुलेशंस ऐसा बताती हैं कि लगभग इतने बार ये फ्लिप होता है एक सेकेंड में. तो अब ये सच अ फास्ट पेस, और जब ये फ्लिप हो रहा होता है तो मोमेंटरली अगर आप सोचो तो प्लेनर भी हुआ होगा. मोमेंटरली ये प्लेनर भी हुआ होगा. अब वो प्लेनर स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है वो तो नहीं बताएंगे, बट हाँ मोमेंटरली प्लेनर हुआ होगा. तो इसी तरह, इसी वजह से बोला जाता है कि इसकी जो बेसिसिटी है वो घट जाती है. एक एग्जाम्पल कराए होंगे बेसिसिटी का इसमें, ये क्यूनोकोलिडिन का, ये क्यूनोकोलिडिन का एग्जाम्पल कराए होंगे विथ ट्राई इथाइल अमीन. ये शायद केस कराया होगा और इसमें ही आपको ये बताया है कि दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. एक्सरसाइज 1 में 86 से 92 कोई भी बता दीजिए. ठीक है बेटा, बिल्कुल बता रहे हैं. ये जनरल शायद जीआई का पूछ रहे हो तुम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक्सरसाइज 1 में से 86 में से 92 में से शायद सब एक ही टाइप के होंगे, इसलिए पूछ रहे हो तुम कि कोई भी एक बता दीजिए. लेट मी फिगर आउट द क्वेश्चंस फर्स्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक्सरसाइज 1 86 to 92. ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है शायद कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल दैट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. चलिए देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, थोड़े से अटपटे स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको देखते हैं. देखो मैं 86 से ही शुरू कर रहा हूँ. अगर हम ध्यान से देखें इसको, एक पाइरिडिन का रिंग दिख रहा है मुझे, समथिंग लाइक दिस. एक ऐसे पाइरिडिन की रिंग दिख रही है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, प्लेनरी हो गया ये. और इसके बाद यहाँ पर सिंस यहाँ पर आपका 2-4 पोजीशन, 1-2-1-2 पोजीशन इधर और इधर रिपल्शंस होंगे, इस वजह से जैसे अपन ने वो पढ़ा है ना, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स, कुछ वैसा ही केस दिख रहा है. सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स जैसा ही केस दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस.
और यहाँ पर तुम्हारा ये चला गया ऐसा, ये पीछे में यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है, ये सामने में इधर एक मिथाइल लगा हुआ है ऐसा। सर माइनस एच कहाँ होता है? माइनस एच मैं ये वाला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ बेटा फिर से, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ फिर बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, बाइफिनाइल टाइप। तो इसमें देखना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताना है। और यहां भी बॉन्ड्स बने हुए हैं कुछ लाइक दिस ऐसा। तो क्या लगता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किधर से शो कर सकता है? अगर हम यहाँ पर तो सब में CH3 लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो CH3, दिस इज ऑल्सो CH3, सभी CH3 लगे हुए हैं। एंड 86 क्वेश्चन है, यस ठीक है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लग रहा है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये मॉलिक्यूल विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? रोटेशन तो चलो मान लो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। यस, किधर से करेगा बेटा बताओ, किधर से करेगा? हाउ कैन इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? डिस्टेंस किसके किसके बीच का डिफरेंट हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, इधर डिस्टेंस किसके बीच में डिफरेंट हो जाएगा? सर बेंजीन के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो बेंजीन गुड, बेंजीन के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो बेंजीन के अबाउट अगर उल्टा हुआ तो नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस अलग होगा। वेरी गुड अक्षित। नाइट्रोजन 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 के बीच में डिस्टेंस अलग लग रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये बोल रहे हैं बेंजीन, क्या पूछ रहा है ये समझ नहीं आ रहा, बेंजीन के ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ ये क्या है, शायद मैसेज नहीं समझ पा रहा हूँ एक एक दो लोगों का। चलो, तो यहां पर बेटा अगर हम ऐसे देखें ना, इसको अगर उल्टा करेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का डिस्टेंस है। इसी को अगर अपन ऐसे रोटेट कर दें, देखो ध्यान से, ऐसे अगर इसको रोटेट करें, आ, क्योंकि पूरा रोटेट कर देते हैं, लगभग इसी तरह से रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको ड्रॉ भी करके दिखा दे रहा हूं। क्या बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं मैसेज नहीं देख रहा इसलिए भी। देखो आई गेस आप समझ गए होगे, जिसका भी डाउट था वो बताए मुझे एक बार, समझ आ गया क्या ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये 180 डिग्री अगर रोटेट करा दूंगा मैं इसको, तो ये वाला मिथाइल इधर ले जाओ, ऐसा सोचो, ये इधर और ये इधर अगर इस तरह से बना दिए तो मिथाइल मिथाइल ऐसा, ये ऐसा, ये सामने की तरफ ऐसा, ये कुछ ऐसा, और यहां पर हमने कुछ इस तरह से कर दिया। लोन पेयर जीआई दिखाएगा, रुको रुको बता रहे हैं भैया, ड्रॉ कर देते हैं पहले एक बार। आप डिस्टेंस बिटवीन एटम्स देखो ना बेटा, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स देखो, तो वो चेंज होना चाहिए। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डिस्टेंस ही देख लो ना आप, लोन पेयर दिखाएगा से क्या मतलब है? लोन पेयर नहीं दिखा रहा, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, दिस एंड दिस,
Distance has changed. This is a good question. ठीक है, समझ गए, ओके फाइन। कोई और लग रहा है बताओ तो, अगर 86 से 92 के बीच अगर कोई और, सभी तो ऐसे ही है बेटा, आप समझ गए, उसको घुमाना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अभी तक जेई ने नहीं पूछा है। अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है, पूछ सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सर अगर वहां मिथाइल ग्रुप्स ना होते तो जीआई एग्जिबिट होगा क्या? अच्छा, इधर मिथाइल ग्रुप्स नहीं होते अगर, देखो अगर मिथाइल नहीं होता ना तो फिर ये बेटा आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता, इसका आउट ऑफ प्लेन जाना जरूरी है, नहीं तो फिर शायद मैं बना के बताता हूं, ऐसा शायद पूछ रहे हो, इस पे डिस्कशन करते हैं, चलो शायद ऐसा पूछ रहे हो, बीच वाले रिंग में मिथाइल ना हो। अच्छा चलो बना के देखते हैं, अगर बीच वाले रिंग में मिथाइल ना हो बेटा तो वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जा पाएगा। हम इतना इनफ रिपल्शन नहीं होता कि वो परमानेंटली आउट ऑफ प्लेन चले जाए, परमानेंटली आउट ऑफ प्लेन चला जाए इतना रिपल्सन नहीं होता। और इस बात को समझो, आप इस बात को समझो कि ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है ना, ये जो मॉलिक्यूल बनाया है, क्या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे होंगे? आंसर मी दिस थिंग, क्या ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे होंगे, यस और नो? नो ना, डोंट से यस, दे आर नॉट गेटिंग इंटर कन्वर्टेड, नहीं हो रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चों का आंसर यस आ रहा है बेटा, इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे। क्या वो अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है? अगर इंटर कन्वर्ट हो जाते तब तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों बोल रहे हैं यार हम उनको? व्हाई वी आर कॉलिंग देम ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ये अलग है, ये अलग है। यहां पर जभी भी इस तरह से रिपल्शंस आ जाती हैं, जभी भी इस तरह से रिपल्शंस आ जाती हैं, इसकी जो रोटेशन बैरियर है वो बहुत हाई हो जाता है, ये रोटेशन बैरियर बहुत हाई हो जाता है, दिस इज वेरी हाई, रोटेशन बैरियर इज वेरी हाई, you can treat them as a double bond that will not rotate. So this is a different molecule, this is a different molecule, yes, you can treat them as a double bond. but जो तुम्हारा ये डाउट था कि सर अगर यहां पर बीच में इधर मिथाइल नहीं होता तब क्या होता, इधर बीच में मिथाइल नहीं होता, फ्री रोटेशन रहती, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिफाइंड ही नहीं है? इट इज नॉट डिफाइंड देन, बिकॉज फ्री रोटेशन हो रही है, फ्री रोटेशन, देन इट इज नॉट डिफाइंड। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी आपको, सभी बच्चों को क्लियर है क्या? ओके फाइन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, then they are conformational, yes, conformational, so conformational you have a lot of possibilities, every molecule can show conformational isomerism, वो तो सभी तरफ से पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट आज हमने देखा है। सर इंटर कन्वर्टिबल वाली बात समझ नहीं आई। माधव बेटा तुमने वो लेक्चर्स ठीक से देखे हैं ना? इंटर कन्वर्टिबल कितनी बार बताएं? restricted rotation is the necessity for a molecule to show geometrical isomerism. Restricted rotation is the necessity. If it rotates freely, then how it can show geometrical isomerism? तो वो इंटर कन्वर्ट अगर हो रहे होते तो इस मोमेंट पे ऐसा है, अगले ही मोमेंट पे ऐसा हो गया, तो आइसोमर्स थोड़े नहीं हुए वो, they are not isomers, so they are different molecules. Okay, anything else? Anything else? अच्छा, माइनस एच वाला डाउट, माइनस एच बेटा देखने को बहुत कम मिलता है, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए
ये जो CF3 है ना, ये जो CF3 है, इनका ये देखा गया है, इनका ये देखा गया है कि जो सिग्मा क्लाउड है, जो सिग्मा क्लाउड है वो इस तरह से जाता है, ये ऐसा, एंड दिस लाइक दिस। तो ये देखो सिग्मा क्लाउड F की तरफ गया, सिग्मा क्लाउड चला गया, सो इट इज कॉल्ड -H इफेक्ट, F माइनस, एंड दिस इज अ प्लस। ठीक है, CF3 दिखाता है, CCl3 भी टू सम एक्सटेंट दिखाता है, CCl3 भी टू सम एक्सटेंट दिखाता है, ऐसा। सर प्लीज इलैबोरेट गॉस इफेक्ट। Actually Gauss effect is not in your syllabus, so you don't need to worry about it. थोड़ा सिलेबस के विद इन वाले डाउट्स में लूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, बट ठीक है पूछ रहे हो तो एक बार, बहुत इलैबोरेट नहीं करूंगा बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। गॉस इफेक्ट शायद तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, इसी की बात कर रहे हो शायद, इसकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसी की बात हो रही है शायद। संभवी तिवारी, यही पूछना चाह रहे हो क्या? दिस इज मोर स्टेबल देन इट्स एंटी फॉर्म। एक बार कंफर्म कर दो, शायद यही पूछना चाह रहे हो। चलो शायद तुमको आवाज नहीं आ रही है या तुम, चलो फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, यस सर, एंड वो ओ पर लोन पेयर वाला भी, देखो गॉस इफेक्ट नहीं है काम का बट फिर भी थोड़ा बहुत समझ लो। इसमें क्या होता है ना, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को इस तरह से बनाऊं, सब एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन का काम है। अगर इधर मैं CF बनाऊं तो CF का ऐसा मैं एक बॉन्ड बना देता हूं, देखो यहाँ पर आप सोच पा रहे हैं, ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, मान लीजिए सिग्मा, सिग्मा ऑर्बिटल है, यहाँ पर CF का बॉन्ड है, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये CH का बॉन्ड है, दिस इज CH बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास ऐसा सामने तरफ F लगा हुआ है सपोज करो, और ये पीछे हाइड्रोजन है लाइक दिस, एंड दिस इज अ हाइड्रोजन आउट हियर। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, क्या होता है ना, जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, मैं थोड़ा सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, ऑल्दो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन से आता है, बट मैं आपको सरल करके थोड़ा बता रहा हूँ जो कि ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। तो जब ये क्लाउड खींचा जाता है ना, सिग्मा, सिग्मा क्लाउड जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है ये, उतना इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव आता है, ये तो सभी को पता है। तो इससे होता क्या है कि इसकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, यहां पर जो सिग्मा स्टार है उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो होने लगती है, उसकी एनर्जी थोड़ी लो होती है व्हेन यू हैव a good electronegative atom over there। जी हाँ, वो Cl के केस में भी कम होगी, बोल सकते हैं Cl के केस में भी सिग्मा स्टार की एनर्जी थोड़ी कम होगी। तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, यहां पर एक ऑर्बिटल इंटरेक्शन सेट हो जाता है, लुक एट दिस, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा एक ऑर्बिटल इंटरेक्शन सेट हो जाता है बिटवीन सिग्मा CH एंड सिग्मा स्टार CF। इनके बीच में एक इंटरेक्शन सेट हो जाता है।
और इस इंटरेक्शन की वजह से ये ऐसा इंटरेक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन स्टेबिलिटी कम्स। इसकी वजह से कुछ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आती है। अब यही कुछ बात है, ऐसा ही एक इंटरेक्शन आ रहा है जिसकी वजह से क्या लोअर ऑर्बिटल, जब ये इंटरेक्शन हुआ ना इन दोनों का, सिग्मा सी एच और सिग्मा स्टार सी एफ, तो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जनरेट होती है और एक हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल जनरेट होती है। एक लोअर एनर्जी और एक हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल जनरेट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो नेट इफेक्ट देखा जाता है, नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट कुछ ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये जो क्लाउड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब इसमें एक इंटरेक्शन होता है तो नेट एनर्जी कम हो जाती है। कैसे हुआ ये भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो, तुम्हारे पास ऐसे समझो, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा सी एच के, और ये वेकेंट है, ठीक है, ये वेकेंट है, ध्यान से समझना, ये वेकेंट है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े हो ना केमिकल बॉन्डिंग, इंटरेक्शन से क्या एक की एनर्जी बढ़ी एक की एनर्जी कम हुई, तो एक एनर्जी बढ़ी एक की एनर्जी कम हुई वेन एवर दी ऑर्बिटल्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। अब ये मत बोलना सर हमने तो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरेक्शन पढ़ा है। अरे एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फर्दर और इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने एसपी मिक्सिंग करके एक कॉन्सेप्ट होगा वो पढ़ा होगा। एसपी मिक्सिंग में क्या होता है, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये दोनों तो अगेन आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पर ये जब इंटरेक्शन होगा तो एक लोअर एनर्जी और एक हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल जनरेट होगा, जिसकी वजह से अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल पे थे, अब वो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल स्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पर ये लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल वो ऑक्यूपाई करेंगे, और इसकी वजह से नेट इफेक्ट ये हुआ कि एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी आ गई। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हो, समझिए, ये दोनों पैरेलली अरेंज्ड हो तभी हो सकता है। और ये पैरेलली तभी हो सकते हैं जब ये एफ और ये एफ गॉशे पोजीशन में हो, ये दोनों गॉशे पोजीशन में हो। लेकिन यही अगर सीएल अगर आ जाता तो सीएल में क्या स्टेरिक रिपल्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि गॉश इफेक्ट नहीं देखने को मिल पाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर योर आईआईटी जेईई एडवांस्ड, बट मैं बता देता हूं। पैरेलल होने के लिए नहीं नहीं, एंटी नहीं होंगे यार, मैं ड्रॉ करता हूं, एंटी नहीं होंगे पैरेलल होने के लिए, एंटी नहीं होंगे। क्लियर ना, क्लियर, ओके, एंटी नहीं होंगे। एक बार ड्रॉ करके देखना ना, पीछे सिग्मा स्टार को 3D में बना के देखना, एग्जैक्टली ऐसे डायमेट्रिकली पीछे बना के देखना। 3D में देखोगे तो वो CH बॉन्ड के पीछे ही रहेगा, जैसे वो करते हो ना। अच्छा बताओ, एल्कीन्स में, ये पता नहीं शायद मैंने लेक्चर्स में बताया होगा, अगर आपने देखा है तो, एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी कैसे आती है, याद आ रही है बात? हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन में कैसे स्टेबिलिटी आती है, फटाफट बताओ तो। एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे स्टेबिलिटी आती है? कुछ इसी तरह का इसी तरह का फिनोमेना होता है ना, याद आ रहा है? हाँ, इसी तरह का फिनोमेना होता है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना, जैसे जब आप कार्बोकैटायंस में बात कर रहे होते हो तो लगता है यार CH2+ है और बाजू में अपने पास H है, तो क्या लगता है, ये लगता है कि यार चलो ये इधर गया ना तो चार्ज खत्म हो गया तो स्टेबिलिटी आ गई। अच्छी बात है, अच्छी बात है, चार्ज खत्म हो गया स्टेबिलिटी आ गई, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दिस फैक्ट।
बट अगेन अगर मैं यहां पर कुछ इस तरह से देखूं कि सिग्मा सी एच बॉन्ड और ये वेकेंट पी का इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हुआ, एक लोअर एनर्जी एक हाइयर एनर्जी, और अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे अब उनको मौका मिल रहा है नीचे आने का, नेट एनर्जी हो गई कम, स्टेबिलिटी आ गई, नेट एनर्जी कम, स्टेबिलिटी आ गई। क्योंकि अगर चार्ज वाले फंडे से देखो ना तो यहां तो एक बार ठीक है समझ में आ जाता है, बट यहां थोड़ी परेशानी होती है कि नहीं बताओ, यहां पर चार्ज से देखोगे तो बड़ी परेशानी होगी। लगता है कि यार जब मैं शुरू शुरू में पढ़ाई करता था तो मुझे ये परेशानी होती थी, मुझे लगता था यार ये जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है लोग कह रहे हैं स्टेबिलिटी आ रही है, और हम तो खैर थोड़े अनाड़ी थे भाई, बहुत शुरुआत में जब आप लोगों के उम्र के थे तो थोड़े अनाड़ी थे, तो हमको लगता था यार ये तो चार्ज आ जा रहा है, चार्ज से स्टेबिलिटी कैसे आ गई। ठीक है, हाँ, तो फिर देखो चार्ज से मत सोचो, है ना, चार्ज से मत सोचो, सोचो यहां भी इसी तरह से ऑर्बिटल इंटरेक्शंस। मैं फिर से बोल रहा हूं ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, ये इससे आधी ऑर्गेनिक समझ आ जाती है, जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है ना आधे से ज्यादा इसी से समझ आता है, आधे से ज्यादा। बहुत शानदार इसके कॉन्सेप्ट। तो यहां पर बेटा ये वाला देखो फिर सेम एक्सप्लेनेशन, सिग्मा सी एच का स्टार, सॉरी नॉट स्टार, सिग्मा सी एच, एंड दिस इज एक्चुअली ये कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है बेटा, सिग्मा सी एच, और ये पीछे कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, इधर पाई स्टार का इंटरेक्शन हो रहा है, दिखा पाई बॉन्डिंग आगे गई ना, पाई बॉन्डिंग आगे गई तो पाई स्टार पर ये आ रहा है, तो सिग्मा सी एच एंड पाई स्टार, पाई स्टार। So again the same thing, and you have two electrons, now they will occupy a lower energy position. Wow, I hope समझ आ गया होगा। ठीक है, और बेटा गॉसी इफेक्ट वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, सब कर लोगे, क्वेश्चन वश्चन बना लोगे, देन पढ़ सकते हो, क्लेडन वगैरह में ठीक ठाक दिया रहता है। सर आप एमओटी पढ़ा दीजिए, आपसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा आफ्टर डॉक्टर। ठीक है चलो पढ़ाते हैं ना वो, आ, पढ़ाता हूँ ना, एमओटी पढ़ाता हूँ, एसपी मिक्सिंग और एमओटी, ठीक है चलो, एडवांस केमिकल बॉन्डिंग बोल के एक टॉपिक पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर ही, एडवांस केमिकल बॉन्डिंग बोल के, वो सब वाली भी जो चीजें है ना, केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक वेसिक नहीं पढ़ाएंगे यार, वो तो सबको आता है, उसमें परेशानी नहीं होगी किसी को। केमिकल बॉन्डिंग का वो जो पोर्शन है, जैसे बेंड्स रूल वगैरह परेशानी थोड़ी बहुत होती है ना, बेंड्स रूल वगैरह, जहां पर sp4 हाइब्रिडाइजेशन, sp5 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें थोड़ी बहुत देख लेंगे वो सब भी, ऑल्दो मैं बताऊं तो केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सस्ता सवाल आपको एग्जाम में मिलता है, आप मजा आने के लिए पढ़ सकते हो, बट पहले बेसिक वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना, जिससे सवाल आते हैं, ज्यादा आते हैं तो बहुत सरल सवाल है, उससे बहुत मुश्किल कुछ पूछा नहीं जाता है। हम्म, हाँ अंकित पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे, कोर्स आएगा तब तो उसमें पूरा ही पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, और अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ मोल एकदम बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बेसिक से पढ़ा, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसा नहीं कि उड़ा देंगे, ये मानते हुए कि आप एकदम पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर। चलिए, सर एक रिएक्शन मैकेनिज्म का डाउट भेजा हूं, एक बार देख लीजिए। जी बेटा बिल्कुल देख लेते हैं। कहाँ भेजो बेटा, ऐप में भेजो क्या, हर्षुल, ऐप में भेजो क्या? ठीक है देख लो।
अच्छा वो है क्या तुम्हारा अल्फा और वो पोजीशन वाला कुछ, अल्फा पोजीशन एंड दैट नेफ्थलीन, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ठीक है, पहले तो मैं कहूंगा कि फैक्ट की तरह थोड़ा ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीज एग्जाम के बीच में नहीं कर सकते हमें ना। क्या चीज ध्यान रखना है कि यू हैव अ नैफ्थलीन, इसका ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पूछ रहा है डाउट शायद ये, ठीक है कोई बात नहीं बता देते हैं। तो हमने जो वो पढ़ा था ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वी हैव we have done the second lectures in second lecture, जहां हमने साइट सिलेक्शन किया था कि नैफ्थलीन में किधर लगाना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल लग रहा था आकर इस पोजीशन पे, मैंने बताया। फिर मैंने रेजोनेंस से बता दिया, इसमें देखो हल्का क्रॉस टाइप कॉन्जुगेशन हो रहा है। ऑल्दो उसको और अच्छे से अगर बताया जाए तो पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ यार क्यों हो रहा है। बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगेन हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, डाउट आया तो। देखो आप क्या करो, उसके लिए पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। उसके बाद आपको खुद दिखेगा कि जब अल्फा पोजीशन पर आपने लगाया है ना, जब आपने अल्फा पोजीशन पर लगाया है इलेक्ट्रोफाइल को, तब आपकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन काफी बेहतर आपको नजर आएगी। थोड़ा बनाना पड़ेगा उसके लिए। चलो मैं फिर भी 1 मिनट लेकर फटाफट से बना देता हूं, एक बार बना के चेक करना। वो मैंने पूरे स्ट्रक्चर शायद लेक्चर्स के बीच में नहीं बनाए थे, वो मैंने बस बता दिया था यार देखो उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैं क्योंकि रेयरली ये पूरा बना के याद समझाता हूँ कि इतना सेंस नहीं बनता। चलो देखो आप स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। अच्छा तो अगर आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बराबर दिख रहे होंगे तब क्या करोगे बेटा, मान लो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बराबर दिख गए, तब क्या करेंगे, कोई और ऑप्शन बचता है क्या हमारे पास? क्योंकि हर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गए, सब तो बराबर रहेगा। वेरी गुड निखिल, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स देख लेंगे कि कितने बेंजीनॉइड्स बन रहे हैं, उसके बेसिस पर आंसर करेंगे, उसके बेसिस पर आंसर करेंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तक देख लिए क्या, समझ वमझ आ रहा है ना, ठीक से मैकेनिज्म सही से डेवलप हो रहा है ना दिमाग में, मैकेनिज्म जो चल रहा है फटाफट से बता दो, मैं इसमें बना देता हूं तब तक। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो अब इधर मैं ऐसा ऐसा ऐसा, जब यहां पर बेटा बना रहे हैं तो ये डबल इधर आया प्लस इधर आया, फिर ये अगले स्ट्रक्चर में इधर से इधर चलेगा, ये जब इधर चलेगा, इधर ऐसा है यहाँ पर प्लस है, ये इधर आ गया यहाँ प्लस आ गया, फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर इधर से इधर चला देता हूँ, तो ये तो वैसा ही रहेगा। एंड ये ऐसा, ये प्लस ऐसा, और ये ऐसा। वो जो मैंने क्रॉस कॉन्जुगेशन से बनाया था उसको मत देखो, वो क्लियर आपको एक्सप्लेनेशन उससे नहीं मिलेगा, आपको इसको पूरा बना के देखना पड़ेगा तब समझ आएगा। ये ऐसा गया तो यहाँ पर प्लस आया, ये इधर बॉन्ड गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये ई आया, अब यहाँ पर ये है तो फिर ये ऐसा चला गया। देखो यहाँ कहीं भी क्रॉस होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, और साथ ही साथ जो बेंजीनॉइड्स अरेंजमेंट है वो भी मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। हर्षुल अब शायद तुम समझ जाओगे, देख लेना इसको बनाकर। यहाँ बेंजीनॉइड तुम्हें ज्यादा दिख रहा होगा, देखो एक इधर, ये भी 2 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स, 3 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स, और इसी तरह से यहाँ लगाओगे ना तो उतने बेंजीनॉइड अरेंजमेंट्स नहीं मिलेंगे। मेरे को लगता है जब इधर अगर लगा देंगे ना अपन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, तो इधर कैसा भी बनाए तुरंत यहाँ पॉजिटिव आएगी,
तो बेंजीनॉइड्स तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुरंत पहले स्ट्रक्चर में बेंजीन डिस्ट्रॉय हो गया, पहले स्ट्रक्चर में इधर से बेंजीन डिस्ट्रॉय हो गया। तो मेरे को लगता है सिर्फ दो ही बेंजीनॉइड्स आएंगे, एक ऐसा वाला आएगा और एक इसी में अल्टरनेट वाला आएगा। ये देखो, एक इसी में अल्टरनेट वाला आएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, बस। बाकी तो किसी स्ट्रक्चर में बेंजीनॉइड आता हुआ शायद नहीं दिख रहा है। एक बार बना के देख लेना तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मुझे 1 2 3 स्ट्रक्चर में बेंजीनॉइड्स दिख रहे हैं, और शायद नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ऊपर वाले में ज्यादा आ जाए, वो देख लेना। ठीक है, एक मैसेज था, क्या सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस विनाइलिक कार्बन के H प्लस को क्यों नहीं निकालता, इसका रीजन समझ नहीं आया, एक बार बता दी। बिल्कुल ठीक है, देखो विनाइलिक कार्बन जो है, विनाइलिक कार्बन ये वाला, शायद तुम इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हो। तो बात यही है, पहली बात तो ये है कि आपके पास अगर आप एकदम वो थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक वैल्यूज को जाकर देखें तो आपको लग सकता है यार कि ठीक है थोड़ा तो ज्यादा एसिडिक है ना ये R माइनस से, थोड़ा तो ज्यादा एसिडिक है, तो निकाल लेगा सर, R माइनस से तो बेहतर ही बेस बन रहा है ये, ऐसा R माइनस से तो बेहतर ही बेस बन रहा है क्योंकि C पे माइनस। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि यार देखो कोई बहुत अच्छा बेस तो है नहीं है, आप अगर इसकी भी पीके देखोगे, इस पे भी देखोगे, तो कोई बहुत अच्छा बेस, मतलब कोई बहुत अच्छा ये नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पर। तो मानता हूं R माइनस इससे बहुत बढ़िया, R माइनस से बहुत बढ़िया है, R माइनस से बढ़िया है, मान रहे हैं R माइनस से बढ़िया है। बट अल्टीमेट क्या है, जो रिएक्शन है ना, वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, वो एक लाइन में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर मैं सोचूं तो पहली बात तो यही है भाई कि देखो नहीं निकालता, और इसका रीजन हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है ये बहुत कंपेरेबल वैल्यूज हैं दोनों की, दोनों की बहुत कंपेरेबल वैल्यूज है, तो ये इस तरह से नहीं निकाल सकता। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब भी इतने कंपेरेबल वैल्यूज आए ना, तो आप ये समझो कि उसमें थर्मोडायनेमिक ड्रैग बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक। ठीक है, देखो हर चीज ऐसे थ्योरेटिकली नहीं चलती। अच्छा हुआ मान रहे हैं, मान रहे हैं, अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, तो थ्योरेटिकली फिजिबल आप मान सकते हो कि थ्योरेटिकली सर फिजिबल है। बट जब इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली कराया जाता है तो बहुत ही पुअर यील्ड आती है, आपके एनआईएन की बहुत पुअर यील्ड आती है। तो देखो रिएक्शंस क्यों कराए जाते हैं ऑर्गेनिक के, ये इसलिए नहीं कराए जाते रिएक्शंस की लड़कों से जेई जेई के एग्जाम में पूछेंगे, इसलिए नहीं कराए जाते, उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सच में रिएक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। और ये इतने आसानी से हम नहीं बता सकते बेटा कि एक पीके वैल्यूज का एक लिस्ट है, एक पीके वैल्यूज का लिस्ट है, और बस वो पीके वैल्यूज के लिस्ट से घर बैठे बैठे अगर हम बताने लगे कि यार हाँ ये रिएक्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो तो सिर्फ आपको थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो सिर्फ आपको थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब और भी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा अगर आपसे ये ऐसा क्वेश्चन आए कि वेदर दिस इज थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल और नॉट, वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, यू हैव टू आंसर यस इट इज पॉसिबल। समझना मेरी बात, you have to answer yes it is possible, this reaction is possible. But whenever we have a reactant and we have Grignard reagent, we does not pull this H out because this is not greater than 50% of result.
क्योंकि हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स को मानते हैं कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बना रहा है जो कि 50% से ज्यादा अमाउंट में बन रहा होता है। तो पहले तो बहुत कंपैरेबल इक्विलिब्रियम मतलब पीके वैल्यूज है, तो प्रैक्टिकली वो इतना नहीं, और प्रैक्टिकली बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं, क्या पता एक्टिवेशन एनर्जी वाले फैक्टर्स हो, काइनेटिक फैक्टर्स हो, कोलिजन फैक्टर्स हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती चीजें कि हम बस वैल्यूज देखें बोलें ये तो अच्छा है बन जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, अगर पूछा जाए कि बनाना है क्या इसको, तो थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटी, यस देयर इज थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटी, बट एक्चुअली व्हेन वी परफॉर्म रिएक्शन वी डोंट ऑफन सी मच ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड टू विनाइलिक एनायन। तो बस यही रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है, ऐसे ही आपको देखना होगा। प्रैक्टिकल चीजों को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है सर, एक बार मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब बता दीजिए। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कोई मतलब नहीं है इसका, क्या नहीं सर आज पेपर अपलोड हुआ है, दो वी हैव टू डू इट रिएक्शन मैकेनिज्म। नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म के लगभग 100 क्वेश्चंस अपलोड होंगे। अभी नहीं करना है, अभी ना बस कॉपी के लेक्चर्स को देखो। जब अपने 20 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, 20 लेक्चर्स, देन यू अटेम्प्ट दोज 100 क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस दोस। क्योंकि अभी पूरा मिक्स रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ वो, क्योंकि मेरे को लगता है उसका जीरो आउटपुट होता है कि मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया, जाओ बेटा एलिमिनेशन के क्वेश्चन कर लो, जीरो आउटपुट होता है उसका। तो अभी जो आपको आज पेपर अपलोड हुआ है, जो पेपर अपलोड हुआ है उसमें सभी मैकेनिज्म्स के मिले जुले क्वेश्चन है, कुछ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के भी हैं जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो वो आपको अभी नहीं होगा। सो जस्ट वेट फॉर 6 more lectures to come, and after 6 lectures you can attempt 3 papers will be there, 30 30 30 I guess। तो वो आप कर सकते हैं फिर, ठीक है। डोंट अटेम्प्ट इट राइट नाउ। मार्कोनिकोव रूल वाला बेटा वो कुछ नहीं है, मार्कोनिकोव रूल वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड वो छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ नहीं। वो क्या था, वो इस तरह से लिखा रहता है क्योंकि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है मतलब कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे, वो मत याद करो, वैसे लेक्चर्स में ही बताया है मैंने ये चीज। मार्कोनिकोव रूल से मत याद करो, कैटायन बनाओ, देखो कैटायन किधर स्टेबल है और उसको फिर उस हिसाब से आंसर करो, कैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर करो। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये जो किताबों में लिखा रहता है वो यही रहता है कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो। लेकिन फिर वही बात है, अगर आप बोलोगे सर मैं एक तरफ फिनाइल लगा दूं तो और इधर 2 एल्काइल लगा दूं तो, ये सब नेवर एंडिंग फालतू वाली डिबेट्स है, ये सब शब्दों को छोड़ो। स्टेबल कैटायन बनाओ और उसके साथ जाओ, स्टेबल कैटायन बनाओ और उसके साथ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? एंड ऊपर वाले डाउट में ये कहा कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल इसलिए अच्छा है बिकॉज दूसरी पोजीशन पे अगर लगाए तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन से रेजोनेंस ले रहा है विच इज डिस्टर्बिंग इट्स एरोमेट्स। हाँ माधव, वही बात है, वही बात है, डिस्टर्बिंग इट्स एरोमेटिसिटी, वही बात है। जब हमने ये कहा कि देयर आर मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स, सेम थिंग आप बस वही बात कह रहे हो, उल्टा करके कह रहे हो। मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स मतलब यही है कि एरोमेटिसिटी इज लीस्ट डिस्टर्ब्ड हियर। ठीक है, GI exercise 3 question number 15, okay, okay, I'm taking it, GI exercise 3 question number 15। so GI exercise 3, just give me a minute।
ओके, शायद ये स्पाइरो वाले कंपाउंड को पूछ रहे हो क्या बेटा महेंद्र? ठीक है, बता रहे ये ऐसा, ये आगे की तरफ ये स्पाइरो बना हुआ है, और देन अगेन एक स्पाइरो है इधर। ठीक है। अब इसमें मिथाइल लगा हुआ है इधर, इधर एक मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर ये पीछे है, ये इधर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को मेंटेन करते हुए देखो इधर टेट्राहेड्रल टाइप्स देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ 2 मिथाइल लगाना है। अब ये 2 मिथाइल कैसे लगे होंगे? जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस फैशन में दिया हुआ है, वो आपको ठीक से ओरिएंटेशन नहीं समझा रहा है, आपको समझना है खुद से। ये ऐसा और ये ऐसा लगा हुआ है, ध्यान से देखो। अब अगर ये इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसा और ये ऐसा, थोड़ा फिशर जैसा नहीं लग रहा? फिशर में जैसा रहता है, ये आगे ये ऐसा, और ये आपसे दूर जाता हुआ, तो देखो कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। अगर देखोगे ढंग से तो दिख रहा है ये वाला पोर्शन। तो अगर ये ऐसा है तो बाकी के जो 2 होंगे वो किस तरफ होंगे? वो क्या ऐसा अंदर की तरफ नहीं होंगे? थोड़ा अंदर की तरफ होगा ये मिथाइल शायद। ये अगर आगे है तो ये थोड़ा अंदर की तरफ, ऊपर वाला भी थोड़ा अंदर की तरफ। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल की तरह सोचो, फिशर की तरह दिख रहा है ये फिशर की तरह दिख रहा है मुझे, जैसा फिशर हुआ करता था ऐसा। तो ये अंदर की तरफ थोड़ा सा मुझे ये नजर आ रहा है। और ये वाली जो चीज है ये तो खैर अब इस प्लेन पर ही आ गई, तो प्लेन पर है, तो ये आपका सामने होगा ऐसा मिथाइल, ऐसा। ये तो हो रहा है बेटा, ज्योमेट्रिकल दिखाएगा। मैं मॉडल से दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, बट यहाँ पर दिख रहा है ये। क्या सभी को समझ आ रहा है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ये आपके प्लेन पर है और ये प्लेन के आगे आएगा, और इसी को सेम अगर आप इधर बनाओगे, थोड़ा इमेजिन करेंगे ठीक से, ये सब आगे की तरफ है 2 बॉन्ड्स। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं यार, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड्स पीछे की तरफ ही तो दिख रहे हैं। ये 2 बॉन्ड्स पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं। अगर इस सेंटर से देखा जाए तो पीछे की तरफ है। तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखना चाहिए ना। ये 2 बॉन्ड्स पीछे की तरफ दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसा आगे की तरफ निकला होगा, ये थोड़ा ऐसा आगे की तरफ निकला होगा ऐसा, और ये भी थोड़ा आगे की तरफ निकला होगा। मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ऊपर वाला हाइड्रोजन, जिस वजह से जीआई शो, हाँ वही डैश होगा। ये बस इसी का डिफरेंस है। इसको तुम फिक्स रखो ऐसा आगे, थोड़ा सा ऐसा आगे की तरफ, ऐसा नीचे होगा ये। और यहां पर अगर आप इसको यहीं रखे रहने दो, बट ये वाले मिथाइल को अंदर कर दो ऐसा, तो ये चेंज हो जाएगा। मैं 1 सेकेंड रुकना, मैं इसको ना मॉडल से दिखा रहा हूँ बना के। तो क्या मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा उतने अच्छे से, बट ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये पीछे की तरफ 2 गया ना, तो ये थोड़ा ऐसे आगे की तरफ होगा ऐसा। और ये वाला जो है ये तो तुम्हारा ये प्लेन ही हो गया, तो प्लेन से आगे ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग प्लेन में। लेकिन जब इसको पीछे करोगे तो डिस्टेंस जो है ना दोनों के बीच का चेंज हो जाएगा। रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है ही। आंसर एक बार चेक करके बताना, दिया होगा ये कि इट शोज जीआई। आंसर यही है ना, इट शोज जीआई। हाँ ठीक है। तो 1 सेकेंड रुकना, मैं मॉडल से बता देता हूँ तो और अच्छे से दिख जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट लगेगा मुझे बनाने में।
सर आपकी ऑफलाइन क्लासेस कैसी चल रही? अच्छी चल रही है यार, ऑफलाइन क्लासेस बढ़िया चल रही हैं। थर्मोडायनेमिक्स उनका चल रहा है अभी। शुरू के 5 चैप्टर्स हो गए हैं। आई सीक्वेंस के हिसाब से ही हुआ है। आइडियल गैसेस, रियल गैसेस हो गया है वहां तक, केमिकल बॉन्डिंग को लेते हुए। और उनका अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। और सुबह 3 दिन क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें 12th का फिजिकल केमिस्ट्री शुरू कर दिया है। केमिकल काइनेटिक्स सुबह चल रहा है, शाम को थर्मोडायनेमिक्स चल रही है। तो काफी तेज हो गया अभी तक, मतलब हार्डली 45 डेज हुए होंगे और उसमें इतना कुछ हो गया है। बढ़िया इंटेंसिटी से चल रही है चीज। चलिए, ये देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर। क्या आपको दिख रहा है जो मैं कह रहा था ये थोड़ा सा आगे होगा? देखो देखो, ये वाले को जो मैं बना रहा था, दिखा? यस, देखो, यस, ये थोड़ा सा आगे होगा। और ये वाले को मैंने कहा था कि ये आपका ऐसे होगा। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये तुम्हारा ऐसा हल्का सा आगे है, और ये पूरा प्लेन से ही नॉर्मल जैसा वेज होता है वो वैसा है। आई होप दिख गया होगा। और जब आप इसको पीछे करोगे तो ऑब्वियसली इससे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। Distance will change. It will be like this. Look, this will be like this. Now it is totally a different molecule. It is totally a different molecule. Yes. Very nice. Okay. सर आपके साथ लाइव पढ़ने का मजा ही अलग है। अच्छा, थैंक यू बेटा। चलो ठीक है। सर इससे हम इमेजिन कैसे करें? इमेजिन ऐसे ही करो, एक बार दिमाग में सेट करो कि टेट्राहेड्रल होता कैसे है। प्रोजेक्शन से एक बार दिमाग में फिट करो, और उसके बाद ड्रॉ करके देखो तो होगा। देखो, पहली बार में इमेजिन नहीं होगा बेटा, ये मुझे भी पहली बार नहीं हुआ होगा इमेजिन जब मैंने किया होगा। आपको मॉलिक्यूल एक बार फिट करना होगा। ले देखे है ही क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है। कभी उसको वेज डैश के फॉर्म में फिक्स कर देता है, कभी फिशर के फॉर्म में कर देता है। 2-3 प्रोजेक्शंस है, आप उनको अच्छे से देखो। बहुत ज्यादा है, और अच्छे से देखना है। वैसे मैंने समझाया बहुत अच्छे से लेक्चर्स के बीच में, बट और अच्छे से देखना है तो आप 3D मॉडल्स यूट्यूब पर देख लो, गूगल में सर्च करो, 3D मॉडल्स दिखेंगे, एंड दैट विल गिव यू अ बेटर लुक। ओके, ओके, फाइन। ठीक है, तो आई होप बहुत सारे डाउट्स क्लियर आज कर दिए अपन ने 1 घंटे के सेशन में। और टेंशन मत लो कि आपका और डाउट बच गया है तो वो कब होगा। मैं फ्रीक्वेंटली लाइव क्लासेस लेता रहूंगा, और वी हैव इनफ टाइम, है ना। अगर आप देखें जेई एडवांस 2024 के लिए, तो वी हैव इनफ टाइम। एंड तब तक मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करता रहूंगा। इसी चैप्टर के फिर और डाउट क्लियरिंग सेशंस लाऊंगा, फिर और करेंगे, टेस्ट वाले सेशंस करेंगे। बस आप बढ़िया से तैयारी करते रहो, और एक अच्छे रैंक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, कोई इधर उधर का फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा, बिल्कुल बस पढ़ाई करिए, सब नंबर अपने आप आ जाए। सही डायरेक्शन में, सही मेंटोर के साथ, और सही लेवल की पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। फालतू की इधर उधर की मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, थिंग्स विल गो वेरी वेरी राइट। ओके, फिजिकल के डाउट भी पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, फिजिकल का भी बस ये रेडॉक्स का एक लेक्चर बचा है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के भी अगले हफ्ते से डाउट क्लियरिंग सेशंस लेकर आएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज उसके भी लेकर आऊंगा, और उसमें चैप्टर में जितना भी डाउट होगा सब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। सर मेरे कोचिंग में 23 जुलाई को फुल ऑर्गेनिक टेस्ट आ रहा है। नहीं बेटा, 23 जुलाई तक नहीं हो पाएगा फुल ऑर्गेनिक, अगस्त तक का थोड़ा समय दो, तब तक होगा। रश में नहीं हूं मैं बिल्कुल कि 23 जुलाई तक कंप्लीट ऑर्गेनिक कराऊं। अच्छे से कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है सर, सिंस ओके
Since the last 2.5 months, I have not been able to attend the lectures in my coaching due to some unfortunate reasons, and I have lost majority of portion of second year, like almost 70% in my coaching. Now I don't understand what acha, which chapters you have missed, Akshit? Which portion you have missed? एल्डिहाइड कीटोन्स, हाँ बेटा कोशिश करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स हो जाए। एल्डिहाइड कीटोन से पहले मैं लेकिन दूसरा चैप्टर लेने को सोचा हूँ। फिजिक्स एंड मैथ्स की बात कर रहे हो? अच्छा, फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए डोंट वरी, केमिस्ट्री तो अपना बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं जरूरत नहीं है कुछ और। हाँ बेटा हर्षुल, कोई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा भी, बिल्कुल हो जाएगा हर्षुल, टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। देखो फिजिक्स और मैथ्स में वो तो अच्छा है ना यार। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एक बार।